नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अमित सिंह जी की रचना कलयुगी बेटा का पार्ट 2। मैं इस फैक्ट्री को अच्छे से चलाने की कोशिश करूँगा, अनस ने कहा और वहाँ से उस बाइक पर बैठकर घर से निकल गया। अनस घर आया तो उसे पता चला कि इकरा अभी कॉलेज में ही है। अम्मी, मैं इकरा को कॉलेज से ले आता हूँ, अनस ने कहा। अनस कॉलेज के पास पहुंचकर एक तरफ खड़ा होकर इकरा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद 2-3 लड़के कॉलेज से निकलकर बाहर निकले और उसके पास खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। अनस को सिगरेट पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उन लोगों से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन उन लड़कों के बात करने की आवाज़ उस तक आ रही थी। यार, मेरा दिल तो उस पहली वाली लड़की पर आ गया है, उनमें से एक लड़के ने कहा। यार, दूसरी वाली तो पहली वाली से भी गजब है, दूसरे लड़के ने कहा। देख, वे दोनों आ रही हैं, तीसरे लड़के ने कहा। तो बाकी दोनों ने अपनी सिगरेट फेंक कर उस तरफ फट गए। ओह, क्या बात है, आज तो तुम दोनों ही गजब लग रही हो। तीनों लड़के उन दोनों लड़कियों पर फब्तियाँ कसने लगे। उन लड़कियों में से एक इकरा थी और दूसरी उसकी सहेली गुलनाज थी। इकरा और गुलनाज दोनों चुपचाप गर्दन नीचे कर कर जाने लगी। उनमें से एक लड़के की हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी और वो इकरा का दुपट्टा खींचने की कोशिश करने लगा। तभी उनके पीछे से एक लात पड़ी और वो आगे मुँह के बल जा गिरा। बाकी के दोनों लड़कों ने देखा तो अनस वहाँ खड़ा था। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक हो रखा था। भाई आप, इकरा के मुंह से निकला। इकरा, एक तरफ हट जाओ, अनस ने कहा। उन दोनों लड़कों ने अपनी अपनी बेल्ट निकाल ली थी। अनस ने उन दोनों के हाथ में बेल्ट देखी तो उसने अपनी बेल्ट भी निकाल ली। उनमें से एक लड़के ने अनस पर बेल्ट से हमला किया, लेकिन अनस ने खुद को बचा लिया और वापस से अपनी बेल्ट उसके मारी तो वो थोड़ा पीछे हट गया। तभी दूसरे लड़के ने अनस पर हमला किया तो अनस ने उनकी बेल्ट हवा में ही पकड़ ली और फिर एक झटके से उस लड़के को अपनी तरफ खींचा तो वो एकदम से अनस के पास आ गिरा और अनस अपने एक पैर से उसकी कमर को दबाने लगा। तभी तीसरा लड़का अनस के पीछे से आया और अनस की गर्दन पर एक हाथ मारा और अनस आगे जाकर गिर पड़ा। अनस उठा और देखा कि वो तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। तभी अनस की नज़र पास ही खड़े एक गन्ने के जूस वाले पर पड़ी। अनस ने तेजी से वहां से तो गन्ने खींच लिए। इसके पैसे कौन देगा, वो गन्ने वाला चिल्लाया, लेकिन अनस ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। गन्ने उठाकर अनस ने उनमें से एक लड़के की खोपड़ी पर उन दोनों गन्नों से भरपूर वार किया। इतने में एक लड़के ने अनस की बाह पर बेल्ट मारी, जिसकी वजह से अनस की बाह से खून रिसने लगा, लेकिन उसे इस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। अनस के हाथ पर बेल्ट लगने के साथ ही अनस ने पलटकर उस लड़के के मुंह पर वो गन्ने मारे तो वो बिलबिलाया हुआ पीछे हट गया। अनस का अब पूरी तरह से दिमाग उलट गया था और उसने उन तीनों की बुरी हालत बनानी शुरू कर दी। वहां भीड़ का पूरा हुजूम खड़ा हो गया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो अनस को रोक सके। तभी इकरा वहां भागकर आ गई। भाई, अब बस कीजिए, ये तीनों मर जाएंगे, इकरा ने अनस का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो मर जाने दो, वैसे भी ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, अनस ने कहा। भाई प्लीज, सब देख रहे हैं, इकरा ने कहा। अनस ने इकरा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सब सुन लो, ये मेरी बहन है और इसकी तरफ या किसी और लड़की की तरफ किसी ने भी आज के बाद आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें फोड़ दूंगा मैं, अनस ने दहाड़ते हुए कहा और फिर वापस पलटकर उन तीनों के सिर पर लात मारी और इकरा का हाथ पकड़कर ले गया। गुलनाज भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। इकरा ने अनस की बाह पर खून देखा तो वो घबरा गई। भाई चलिए, किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं, इकरा ने कहा। तुम भी जरा जरा सी बात की टेंशन ले लेती हो, ये लो, ये रुमाल मेरी बाह पर बांध दो, अनस ने कहा और अपनी जेब में से रुमाल निकालकर इकरा को दे दिया। भाई, ये तो रोज का ही रहता है,
ऐसे कितने लोगों को मारेंगे आप? इकरा ने रुमाल बांधते हुए पूछा। सभी को, हर एक को मारूंगा, अनस ने कहा। भाई, आपकी इसी बात से मुझे बहुत डर लगता है, इकरा ने घबराते हुए कहा। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इन लोगों की हरकतें देखकर मैंने अपना आपा खो दिया था, अनस ने इकरा से कहा। तो इकरा बस गुमसुम सी रही। अच्छा, वो देखो मेरी बाइक, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, अनस ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, मेरे साथ मेरी सहेली गुलनाज भी है, इकरा ने कहा। तो अनस के पहली बार गुलनाज पर नजर गई। पता नहीं क्यों अनस को गुलनाज बहुत अच्छी सी लगी। मेरी बाइक पर इतनी जगह है कि हम तीनों साथ में बैठ जाएंगे, अनस ने एक नज़र गुलनाज पर डालते हुए कहा। अनस ने अपनी बाइक पर उन दोनों को बैठा लिया और फिर बाइक आगे बढ़ा ली। अनस ने बाइक एक छोटे से स्टॉल के सामने रोक दी। चलो यहाँ पर कुछ खाते हैं, अनस ने कहा। अनस उन दोनों को लेकर उस स्टॉल वाले के पास आ गया और फिर वहाँ से छोले चावल की प्लेट लेकर एक एक प्लेट इकरा और गुलनाज को पकड़ा दी और एक प्लेट खुद लेकर खाने लगा। अरे, तुम्हारी सहेली को क्या हुआ है? वो इतना क्यों घबरा रही है? क्या उसे छोले चावल पसंद नहीं है क्या? अनस ने गुलनाज को देखते हुए पूछा, जो कि वो छोले चावल की प्लेट ऐसे ही पकड़े हुए थी। भाई, इसे छोले चावल से परेशानी नहीं है, कि बस आपसे डर रही है, इकरा ने कहा। मुझसे? अरे, मैं कोई गुंडा थोड़ी ना हूँ। हाँ, बस मुझे ऐसे गलत लोग पसंद नहीं है, अनस ने कहा। मुझे इस लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन लड़कों ने सच में हम दोनों को बहुत परेशान कर रखा था। पहली बार गुलनाज ने कुछ कहा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, अनस ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हल्की सी मुस्कान गुलनाज के चेहरे पर भी आ गई। चलो अब जल्दी से इस प्लेट को खाली करो, फिर हमें यहाँ से चलना है, अनस ने इकरा और गुलनाज से कहा। तो वो दोनों जल्दी जल्दी उन चावलों को खाने लगी। सबके खाने के बाद अनस ने अपनी बाइक स्टार्ट कर ली। इकरा, गुलनाज को कहाँ छोड़ना है? अनस ने पूछा। भाई, ये भी उसी मोहल्ले में रहती है जहाँ पर हम रहते हैं, इकरा ने कहा। तब तो और भी अच्छी बात है, अनस ने कहा और बाइक आगे बढ़ा ली। अनस ने अपनी बाइक मोहल्ले में लाकर रोकी। गुलनाज बाइक से उतरकर अपने मुंह पर दुपट्टा रखकर तुरंत अपने घर के लिए निकल गई। इकरा और अनस अपने घर की तरफ बढ़ गई। इकरा, अम्मी को आज के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगी, अनस ने कहा। आप बेफिक्र रहिए, मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगी, बस इस चोट का कुछ बहाना बना लेना, इकरा ने कहा। इस चोट का मैं खुद कुछ देख लूंगा, अनस ने कहा। इकरा ने दरवाजे पर पहुंच दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अम्मी ने आकर दरवाजा खोल दिया। अनस और इकरा अंदर आ गई। अनस, ये बाइक किसकी है? उसकी अम्मी ने पूछा। अम्मी, जो वो मुस्तफ़ा आए थे, ये उन्होंने ही मुझे दी है। कल से मुझे उन्हीं की फैक्ट्री देखनी है। ये समझ लो कि उस फैक्ट्री की देखभाल करने की मुझे नौकरी मिल गई है, अनस ने कहा। चलो, अच्छी बात है, खुदा उन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, अम्मी ने कहा। तभी अम्मी की नज़र अनस के हाथ पर पड़ी। अनस, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हो रहा है? अम्मी ने अनस को गौर से देखते हुए कहा। कोई और बात तो नहीं है ना? कहीं तुमने किसी से झगड़ा कर लिया हो? अम्मी ने पूछा। अम्मी, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अनस ने कहा। अम्मी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस ऐसे ही चुप रही। अम्मी, अब भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो इकरा से पूछ ले। क्यों इकरा? अनस ने इकरा की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ अम्मी, भाई के बस थोड़ी चोट लग गई थी, इकरा ने जल्दी जल्दी कहा। मुझे दिखाओ जरा कि चोट कितनी लगी है, अम्मी ने कहा। अनस ने अपनी चोट दिखाई। ये तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, जाओ डॉक्टर से पट्टी करा कर आओ, अम्मी ने परेशान होकर कहा। अम्मी, सब ठीक है, अनस ने कहा। एक तो तुम किसी की सुनते नहीं हो, बस जिद करते हो, अम्मी ने गुस्सा करते हुए कहा। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ, अनस ने कहा। और फिर अनस डॉक्टर के पास गया और फिर पट्टी करवा कर घर आ गया। अनस का अब रोज का ही शेड्यूल बन गया था। पहले अनस इकरा और गुलनाज को
कॉलेज छोड़ता और उसके बाद फैक्ट्री चला जाता। ऐसे ही दोपहर में उन्हें वापस घर छोड़ता था। जिंदगी सही से गुजरने लगी थी। एक दिन अनस जब इकरा को कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो तभी इकरा की थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई। भाई, आज मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी, इकरा ने धीरे से अनस से कहा। क्या हुआ इकरा, सब ठीक तो है ना? अनस ने इकरा को गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ भाई, बस ऐसे ही थोड़ी हालत से ठीक नहीं हो रही है, इकरा ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के ले चलता हूँ, अनस ने कहा। आप जाइए भाई, लेट हो रहे हैं, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अगर मुझे परेशानी लगी फिर तो मैं बाद में अम्मी के साथ डॉक्टर के चली जाऊँगी, इकरा ने कहा। ठीक है फिर, अनस ने ये कहकर वहाँ से चला गया। अनस जब बाइक लेकर आया तो गुलनाज वहाँ इंतजार कर रही थी। चलो, आज तुम्हारी सहेली नहीं आएगी, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, अनस ने गुलनाज के पास बाइक रोककर कहा। तो गुलनाज फिर थोड़ा अटकते हुए बाइक पर बैठ गई। अनस ने फिर बाइक कॉलेज की तरफ बढ़ा ली। अनस ने कॉलेज के पास बाइक रोकी और गुलनाज बाइक से उतरकर कॉलेज की तरफ बढ़ गई। सुनो गुलनाज, अनस ने कहा तो गुलनाज रुक गई। आज दोपहर में मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ पाऊंगा, अनस ने कहा। कोई बात नहीं, मैं घर खुद चली जाऊंगी, गुलनाज ने धीरे से कहा। ठीक है, अच्छा सुनो, मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो, शादी करनी है मुझे तुमसे, अनस ने एकदम से ये कह दिया तो गुलनाज घबरा सी गई। उसने शर्मा कर अपनी गर्दन झुका ली। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ तो जवाब दो, अनस ने बोला। ऐसे भी कोई डायरेक्टली कह देता है क्या? गुलनाज ने धीरे से कहा। तो और कैसे कहूँ, मुझे नहीं पता कि क्या कहा जाता है। मुझे तुम पसंद हो और मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है, अनस ने कहा। अपनी अम्मी को मेरे घर पर रिश्ते की बात करने के लिए भेज देना, गुलनाज ने धीरे से कहा और फिर वहां से शर्मा कर कॉलेज की तरफ भाग गई। अनस को उसकी बात समझ आ गई थी। वो फिर फैक्ट्री के लिए रवाना हो गया। अनस जब फैक्ट्री पहुंचा तो मुस्तफ़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी जीप वही खड़ी थी और साथ ही उस जीप में ड्राइविंग वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। आ गए अनस, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था, मुस्तफ़ा ने अनस को देखकर कहा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अनस ने पूछा। हाँ, सब ठीक है अनस, मैं बस यही कहना चाहता था कि मुझे आज बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे बस यही कहना था कि मेरे लिए कुछ सामान यहाँ आएगा तो उसे लेकर फैक्ट्री में ही रख देना, मैं कल खुद उस सामान को यहाँ से उठवा लूँगा, मुस्तफ़ा ने कहा। ठीक है, मैं उस सामान को ध्यान से रख दूँगा, अनस ने कहा। मुस्तफ़ा अनस से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन तभी उस जीप में बैठे हुए आदमी ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा ने एक बार उस आदमी को देखा। अनस, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुस्तफ़ा ये कहकर वहाँ से निकल गया। मुस्तफ़ा के जाने के बाद अनस फैक्ट्री के अंदर आ गया। शाम को फैक्ट्री पर दो लड़के जीप से आ गए और वहाँ आकर अनस को आवाज़ देने लगे। अनस उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अनस, तेरा ही नाम है? उनमें से एक लड़के ने पूछा। हाँ, मेरा ही नाम है अनस, अनस ने कहा। ये बक्सा रख, मुस्तफ़ा आए तो उसे दे देना, उस लड़के ने कहा। अनस ने वो बक्सा गाड़ी के अंदर रखवा दिया। चल, अब जरा जाकर हमारे लिए ठेके से कुछ पीने के लिए ले आ, दूसरे लड़के ने अनस से कहा। देखो, मैं ना तो खुद शराब पीता हूँ और ना ही मैं तुम्हारे लिए शराब लाऊंगा, तुम्हें पीनी है तो खुद ठेके पर जाओ और पीकर आओ, अनस ने कहा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे इस तरह से बात करेगा? एक लड़के ने अनस को गिरेबान पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर अनस की फिर से खोपड़ी घूम गई थी। अनस के हाथ कुलबुलाने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश की। मेरा गिरेबान छोड़ो, अनस ने कहा। नहीं छोड़ता। क्या करेगा, तू मारेगा मुझे, उस लड़के ने ऐसे ही अनस का गिरेबान पकड़े हुए ही पूछा। उस लड़के का इतना ही कहना था
कि अनस ने उसके जबड़े पर एक भरपूर मुक्का जड़ा और वो लड़का अनस का गिरेबान छोड़कर दोनों हाथों से अपना मुंह पकड़कर वहीं बैठ गया। इससे पहले कि दूसरा लड़का कुछ समझ पाता, अनस ने उसे गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा दिया। अनस उसे गिराकर उसके सीने पर सवार होकर उसे पीटने के लिए आगे बढ़ा तो उस लड़के ने अनस के एक लात जड़ दी तो अनस थोड़ा पीछे हट गया। पहला लड़का भी अपने चेहरे पर आए खून को पोंछकर खड़ा हो गया। लगता है बहुत गर्मी है तेरे में, ये कहकर दूसरे वाले लड़के ने भी अपना चाकू निकाल लिया। अनस ने अपने दोनों तरफ अपने बचाव के लिए कुछ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। दूसरा लड़का अनस पर चाकू लेकर झपटा। तभी अनस ने अपने हाथ से उस लड़के का वार रोका और उसकी कलाई घुमाकर उसे जमीन पर पटक मारा। तभी पहले वाले लड़के ने अनस के पीछे से एक लात मार दी और अनस मुंह के बल गिरा। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। अनस की नज़र वहां पड़ी, एक लोहे की रोड पर पड़ी और अनस ने लपक कर उस रोड को उठा लिया। उसके बाद अनस फिर से खड़ा हो गया। उसने सबसे पहले वाले लड़के के पैर पर वार किया और वो लड़का चीख मारकर वहीं बैठ गया और दूसरे वाला लड़का ये देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने वहां पड़ी धूल उठाकर अनस की आंखों में फेंक दी। कुछ देर के लिए अनस को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। उसके बाद उसने अपनी आंखें मलकर वहां देखा तो वो दोनों लड़के वहां से भाग गए थे। भाग गए, अनस ने खुद से कहा। अनस वापस वहां आया जहां वो बक्सा रखा था। उसने बक्सा खोलकर देखा और कुछ देर ऐसे ही देखता रहा। वो बक्सा बिल्कुल खाली था। तो वो दोनों एक खाली बक्सा देने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरूर इस बक्से में कुछ ऐसा है जो कि बहुत खास है, अनस ने कहा और फिर उस बक्से को अच्छे से तलाशने लगा। कुछ देर की कोशिश के बाद ही अनस को उस बक्से में वो छिपी हुई जगह मिल गई। अनस ने देखा तो वो छिपा हुआ सामान अनस को दिख गया। अनस ने एक गहरी सांस लेकर उसे देखा और फिर एक बैग में वो सब सामान रख दिया और फिर उस बैग को अलग जगह छिपा कर रख दिया। उसके बाद अनस ने अपने कपड़े साफ किए और फिर मुंह हाथ धोकर घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर अनस ने दरवाजा खटखटाया तो उसकी अम्मी ने दरवाजा खोला। ये तुम्हारा मुंह ऐसे कैसे सूज रहा है? अम्मी की नज़र दरवाजा खोलते ही अनस के चेहरे पर पड़ी। अम्मी, शायद आते हुए मेरे चेहरे पर किसी ने काट लिया है, अनस ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा तो उसकी अम्मी ने उसे शक की नज़रों से देखा। अम्मी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अनस ने अंदर आकर पूछा। क्योंकि मुझे हमेशा से ये ही डर रहता है कि तुम फिर से लड़ाई झगड़े ना करने शुरू कर दो, अम्मी ने थोड़ा परेशान होकर कहा। इकरा की तबीयत अब कैसी है? अनस ने बात पलटते हुए पूछा। इकरा अब ठीक है, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, अम्मी ने कहा। मुझे भूख नहीं है अम्मी, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, अनस ने कहा और फिर सोने के लिए चला गया। इस लड़के का भी समझ नहीं आता, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, अम्मी ने कहा। अनस की आंखों में नींद नहीं थी, वो बस कल जल्दी से जल्दी मुस्तफ़ा से मिलना चाहता था। सुबह हुई। इकरा, आज तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, मुझे फैक्ट्री में कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं अभी के अभी फैक्ट्री के लिए निकल रहा हूँ, अनस ने कहा। ठीक है भाई, लेकिन आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? इकरा ने पूछा। कुछ नहीं, बस फैक्ट्री के काम की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, अनस ने कहा और फिर फैक्ट्री के लिए निकल गया। अम्मी जब तक अनस के लिए नाश्ता लेकर आती तब तक अनस वहाँ से जा चुका था। अनस कहाँ है? अम्मी ने इकरा से पूछा। अम्मी, भाई तो फैक्ट्री के लिए निकल गए हैं, इकरा ने जवाब दिया। रात भी कुछ नहीं खाया और अब भी बिना नाश्ते किए चला गया है, कोई बात तो नहीं हुई है ना? अम्मी ने थोड़ा परेशान होकर इकरा से पूछा। नहीं अम्मी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हाँ, बस भाई फैक्ट्री के काम की वजह से थोड़ा सा मशरूफ़ है, इकरा ने कहा। अच्छा, फिर भी थोड़ा सा तू भी उसका ख्याल रखना, उसके दिमाग का कुछ पता नहीं, बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, अम्मी ने कहा। जी अम्मी, मैं ख्याल रखूँगी। अच्छा, अब मैं भी कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, इकरा ने कहा और फिर कॉलेज के लिए निकल गई।
इकरा को रास्ते में गुलनाज भी मिल गई। आज तुम्हारे भाई नहीं आए? इकरा को देखते ही गुलनाज ने पूछा। नहीं, आज वो फैक्ट्री के लिए जल्दी चले गए थे। इकरा ने ये कहा तो गुलनाज का चेहरा उतर गया। वैसे तुम आज इतना सच धज कर क्यों आई हो? इकरा ने गुलनाज पर गहरी नजर डालते हुए पूछा। वो बस मुझे कहीं जाना था इसीलिए, गुलनाज ने अपने चेहरे के भावों को छिपाते हुए कहा। ओह, चलो कॉलेज के लिए चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी, इकरा ने कहा और फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। अनस जब फैक्ट्री पर पहुंचा तो वहां पर मुस्तफ़ा बहुत बेचैनी से टहल रहा था। वो बक्सा भी उसी के पास पड़ा था। अनस को देखते ही वो अनस के पास आ गया। अनस, तुम आ गए, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुस्तफ़ा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अनस ने पूछा। तुमने या किसी और ने ये बक्सा खोलकर तो नहीं देखा था ना? मुस्तफ़ा ने ऐसे ही परेशान होकर पूछा। मैंने बक्सा देखा था लेकिन वो खाली था, अनस ने कहा। वो बक्सा खाली नहीं था, मुस्तफ़ा ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। तो तुम कहना चाहते हो कि उसमें कुछ सामान था जो कि अब नहीं है? अनस ने मुस्तफ़ा पर गहरी नजर डालते हुए पूछा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उसमें क्या था? मुस्तफ़ा ने मायूस होते हुए कहा। मुझे अच्छे से पता है कि उसमें क्या था, अनस ने कहा। तो मुस्तफ़ा अनस के चेहरे को हैरानी से देखने लगा। देखो अनस, वो सामान मुझे दे दो, मुस्तफ़ा ने कहा। पहले ये बताओ कि तुम ये ड्रग्स की सप्लाइंग का काम कब से कर रहे हो? अनस ने पूछा। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे वो ड्रग्स दे दो। अगर मैंने वो ड्रग्स आज नहीं भिजवाया तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा ने परेशान होकर कहा। अनस ने मुस्तफ़ा पर एक नज़र डाली और फिर अंदर जाकर वो सामान उठा लाया। लो, अनस ने मुस्तफ़ा को सामान देकर कहा। शुक्रिया, मुस्तफ़ा ने कहा और उस सामान को लेकर चला गया। मुस्तफ़ा के जाने के बाद अनस फिर फैक्ट्री में आकर फैक्ट्री के काम को देखने लगा। दोपहर को मुस्तफ़ा अनस के पास आ गया। आज खाना साथ में खाते हैं, वैसे भी तुम्हारी भाभी बहुत दिनों से तुम्हें याद कर रही है, मुस्तफ़ा ने कहा। ठीक है चलो, वैसे भी मुझे इस बारे में भी तुमसे जानना है, अनस ने कहा और फिर दोनों मुस्तफ़ा के घर आ गए। सलाम भाभी, कैसी हैं आप? अनस ने शबीना से पूछा। अनस भाई, आ गए तुम? अगर तुम्हें जबरदस्ती ना बुलाया जाए तो तुम तो आने की कोई जरूरत नहीं समझते, शबीना ने कहा। भाभी, बस वक्त ही नहीं मिल पाता, अनस ने कहा। बस बस रहने दो, चलो आ जाओ, मैंने तुम्हारे खाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई है, शबीना ने कहा। अनस और मुस्तफ़ा फिर खाने के लिए बैठ गए। अब तो सब सही हो गया है, तो शादी करने का कब इरादा है? शबीना ने पूछा। अभी तो नहीं, अनस ने कहा। कोई लड़की देखी या नहीं? शबीना ने पूछा। एक लड़की देखी तो है और वो मुझे पसंद भी है, अनस ने कहा। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब कल उस लड़की को मुझसे मिलवाने के लिए ले आना, शबीना ने कहा। कल? लेकिन अनस कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कुछ नहीं। तुम कल उस लड़की को यहाँ लेकर आ रहे हो, बस, शबीना ने हुक्म देते हुए कहा। ठीक है भाभी, अनस ने कहा। मुस्तफ़ा बस चुपचाप खाना खाने में लगा हुआ था। उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। आपको क्या हुआ है, ऐसे चुप क्यों बैठे हैं आप? शबीना ने मुस्तफ़ा से पूछा। कुछ नहीं, बस मेरी थोड़ी तबीयत नासाज सी लग रही है, मुस्तफ़ा ने झूठ बोलते हुए कहा। इतना काम करेंगे तो ऐसा ही होगा। आज आप कोई काम नहीं करेंगे, बस आराम करेंगे, शबीना ने फिक्रमंद होते हुए कहा। ठीक है, मुझे बस अनस के साथ कुछ काम है, उसके बाद मैं घर पर ही रहूंगा, मुस्तफ़ा ने कहा। शबीना ने फिर कुछ नहीं कहा। खाना खाकर मुस्तफ़ा फिर अनस के साथ बाहर आ गया। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं ये कब से कर रहा हूँ? तो सुनो, जब मैं उस कैद से बाहर निकल कर आया था तो मेरे पास ना तो खाने को कुछ था और ना ही पहनने को और ना ही रहने का कोई ठिकाना था। पूरे 3 दिन मैं ऐसे ही भूख से तड़पता रहा। मैंने कुछ दुकानों पर जाकर काम
लेने के लिए भी गिड़गिड़ाया, लेकिन सबने मुझे एक चोर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जब सब लोगों ने मुझे चोर ही समझ लिया, तो एक दिन मैंने खाने के लिए चोरी करना ही बेहतर समझा। मैं एक दुकान से कुछ खाने का सामान चुरा रहा था, लेकिन वहाँ भी मेरा नसीब खराब ही था। जो उस दुकान वाले ने मुझे देख लिया और मैं वहाँ से भाग गया, और भागते हुए मैं एक आदमी से टकरा गया, जिसने मुझे बचा लिया। और इसके साथ ही उस आदमी ने मेरे रहने खाने का सारा बंदोबस्त भी कर दिया, लेकिन मुझे बदले में कुछ सामान इधर से उधर ले जाना पड़ता था। वो सामान वही ड्रग्स का था, और वो जिसने मुझे रहने के लिए एक छत और खाने के लिए खाना दिया था, वो एक ड्रग्स का सप्लायर था। मुझे इस बात का पता बहुत देर से लगा। एक दिन जिस जगह हम रहते थे वहाँ पुलिस ने छापा मार दिया, और बहुत सारे लोग उसमें पकड़े गए। मैं किसी तरह बच गया, और जो भी मैंने पैसा कमाया था उससे ये घर जमीन खरीद ली। लेकिन मैं उस ड्रग सप्लाई के धंधे से कभी नहीं निकल पाया, और ना उन लोगों ने मुझे निकलने दिया। मुस्तफ़ा ने बताया। भाभी को इस बारे में पता है? अनस ने पूछा। नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उसे इस बारे में कुछ पता चले। मुस्तफ़ा ने कहा, अब तो तुम्हारे पास इतना सब कुछ हो गया है, और फिर ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? अनस ने पूछा। नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकते हो, मुस्तफ़ा ने निराश होते हुए कहा। तभी बाहर एक जीप आकर रुकी, जिसमें से एक वही लड़का था जिसे अनस ने मारा था, और बाकी 4 नए लड़के थे। अनस को उन्हें देखकर फिर से गुस्सा आ गया। मैंने सामान भिजवा दिया है, तो अब ये यहाँ क्या करने आए हैं? मुस्तफ़ा ने सोचते हुए कहा। तुम यही रुकना अनस, मैं अभी आता हूँ। मुस्तफ़ा ये कहकर उन लड़कों के पास चला गया। तुम लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? मुस्तफ़ा ने पूछा। हम यहाँ कल का कुछ हिसाब बराबर करने आए हैं, उस लड़के ने जवाब दिया। हिसाब? कौन सा हिसाब? मैंने सारा सामान खुद अपने हाथों से भिजवाया है, मुस्तफ़ा ने कहा। वो हिसाब नहीं, मुझे उस लड़के से बराबर करना है। कल उसे कुछ ज़्यादा ही गर्मी आ रही थी। ये कहकर उस लड़के ने एक होकी अपने हाथ में उठा ली। अनस ने पास में पड़ी एक लोहे की रोड उठा ली। रुक जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे, मुस्तफ़ा ने उस लड़के से कहा। तुम रोकोगे मुझे? कल इसने मुझ पर हाथ उठाया था। अगर दिलावर भाई को इस बारे में पता चल गया, तो वो तुम्हें और इससे दोनों को जमीन में गाड़ देंगे, उस लड़के ने कहा। दिलावर भाई से मैं खुद बात कर लूंगा, फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो, मुस्तफ़ा ने जोर देकर कहा। तो वो लड़का पीछे हट गया और वहां से चला गया। उसे जाता देख अनस ने भी रोड वापस रख दी। तुम्हें उन लोगों को मारने की क्या जरूरत पड़ी थी? मुस्तफ़ा ने परेशान होकर कहा। तो क्या ऐसे ही छोड़ देता? अनस ने कहा। अनस मेरे भाई, तुम समझते नहीं हो किसी भी बात को। फिलहाल जब तक ये मामला सुलझता है, तब तक तुम फैक्ट्री पर ना ही आओ तो अच्छा रहेगा, मुस्तफ़ा ने कहा। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। जैसे मैं अब आया हूँ वैसे ही कल भी आऊँगा, और वैसे भी मैंने कल भाभी से उस लड़की को मिलवाने का वायदा भी किया हुआ है, अनस ने कहा। मुझे पता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, अपना ख्याल रखना, मुस्तफ़ा ने अनस के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर थोड़ा फिक्रमंद होते हुए वहां से चला गया। अनस फिर शाम में फैक्ट्री का काम निपटा कर घर आ गया। घर के पास आकर जब अनस ने अपनी बाइक खड़ी करी, तो उसे याद आया कि कल गुलनाज को भी अपने साथ ले जाना है। मैं वहां कहकर तो आ गया कि गुलनाज को अपने साथ ले आऊंगा, लेकिन गुलनाज मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी, अनस सोचने लगा, और फिर गुलनाज के घर की तरफ बढ़ गया। गुलनाज का घर करीब ही था। अनस गुलनाज के घर के करीब ही चक्कर लगाने लगा। उसके समझ नहीं आ रहा था कि गुलनाज को मिलने के लिए बाहर कैसे बुलाया जाए। तभी उसकी नज़र वहां आते हुए सब्जी के ठेले पर पड़ी। ओए सुन, अनस ने उसे आवाज़ दी, तो ठेले वाला अपना ठेला लेकर अनस के पास आ गया। ये पैसे रख, और यहीं पर खड़ा रहकर सब्जी लेने की आवाज़ लगाता रहे। जब तक मैं नहीं कह देता, तब तक यहाँ से हिलना नहीं, अनस ने कहा।
तो उसने अपनी गर्दन हिलाई। अनस वहीं साइड में खड़ा हो गया और वो ठेले वाला वहीं खड़ा सब्जी के लिए आवाज लगाने लगा। घर के अंदर गुलनाज की अम्मी कुछ काम में लगी हुई थी। बार बार सब्जी वाले की आवाज सुनकर वो भड़क गई। इस सब्जी वाले को आज हुआ क्या है जो इतनी देर से हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ चिल्ला रहा है? गुलनाज की अम्मी ने झुंझलाते हुए कहा और उसे डांटने के लिए उठने लगी। अम्मी आप बैठी रहेगी, मैं देखती हूँ इस सब्जी वाले को। गुलनाज ने यह कहकर घर के दरवाजे की तरफ चल दी। गुलनाज ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा अनश वहां खड़ा था। गुलनाज अनश को वहां देखकर शर्मा सी गई और उसने अपना दुपट्टा मुंह पर रख लिया। आप? गुलनाज ने धीरे से कहा। बात करनी है तुमसे, अनश ने कहा। गुलनाज ने सब तरफ देखा। अभी पास वाले बाजार में जाऊंगी, वहां मिलेंगे, गुलनाज ने कहा और फिर जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और तेज तेज हाँफने लगी। अनस गुलनाज की बात सुनकर बाजार की तरफ चल दिया। अनस बाजार में एक चूड़ी वाले ठेले पर जाकर रुक गया, जहाँ बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ थी। अनस उन चूड़ियों को निहारने लगा। बाबूजी, बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं, आप अगर लेंगे तो बहुत सस्ती लगा दूंगा, चूड़ी वाले ने अनस से कहा। ऐसा करो, ये वाली चूड़ियाँ दे दो, अनस ने कहा और वो चूड़ियाँ ले ली। चूड़ियाँ लेकर अनस फिर एक जगह बैठकर गुलनाज का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गुलनाज उसे दिखाई दे गई, जो शायद अनस को ही तलाश रही थी। अनस तुरंत ही गुलनाज के पास आ गया। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। फिर गुलनाज ने शर्माकर अपनी गर्दन झुका ली। आप मुझसे मिलना चाहते थे? गुलनाज ने धीरे से पूछा। हाँ, कल मुझे तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए ले जाना है, अनस ने कहा। गुलनाज ये सुनकर थोड़ा घबरा गई। किससे मिलवाने के लिए? गुलनाज ने पूछा। घबराओ मत, मेरी एक भाभी है तो उनसे ही मिलवाने के लिए जाना है, अनस ने कहा। लेकिन कल तो मेरा कॉलेज है, गुलनाज ने कहा। कल की छुट्टी ले लेना, अनस ने कहा। और अगर इकरा को पता चल गया तो? गुलनाज ने पूछा। एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही है। खैर, उसकी तरफ से फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा, अनस ने कहा। गुलनाज ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। लो, ये चूड़ियाँ रखो, मैंने तुम्हारे लिए ली हैं, कल इन्हें ही पहन कर जाना, अनस ने गुलनाज को चूड़ियाँ देते हुए कहा। गुलनाज ने वो चूड़ियाँ अपने हाथों में लेकर देखी। ये चूड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलनाज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कल का याद रखना, अनस ने कहा। जी मैं चलूंगी, लेकिन कॉलेज के ख़त्म होने तक आप मुझे वापस ले आएंगे, गुलनाज ने कहा। बिल्कुल, अनस ने कहा और फिर वहां से निकल गया। अनस जब घर पहुंचा तो उसकी अम्मी और इकरा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। अनस आज बहुत देर लगा दी, अम्मी ने अनस को देखते हुए पूछा। अम्मी, बस बाजार में कुछ काम था, ये कहकर अनस ने इकरा के हाथ में एक चूड़ियों का डिब्बा थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है इकरा, अनस ने कहा। इकरा वो चूड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो गई थी और इकरा वो चूड़ियाँ अंदर कमरे में ले गई। मुझे बहुत खुशी है अनस कि तुम्हारा रवैया सभी के साथ बहुत अच्छा होता जा रहा है, अम्मी ने कहा। मेरा रवैया बुरा ही कब था, अनस ने ये कहकर अंदर कमरे में चला गया। अंदर इकरा वो चूड़ियाँ निहारने में लगी ही हुई थी। तुम्हें चूड़ियाँ पसंद तो आई है ना, अनस ने पूछा। भाई, ये बहुत ही प्यारी हैं, इकरा ने खुश होते हुए कहा। अच्छा सुनो, कल तुम्हें कॉलेज अकेले जाना पड़ेगा, अनस ने थोड़ा रुक कर कहा। मुझे पता है कि आपको बहुत काम है, कोई बात नहीं है, मैं और गुलनाज चले जाएंगे, इकरा ने कहा। मेरा मतलब ये है कि कल मैं इकरा को किसी से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ, अनस ने कहा। गुलनाज को किससे मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं आप? इकरा ने हैरानी से पूछा। उस दिन वो आए थे ना, मुस्तफ़ा और उसकी बीवी, बस उन्हीं से मिलवाने के लिए ले जाना है, अनस ने कहा। लेकिन उन लोगों से गुलनाज को क्या वास्ता? मेरी तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इकरा ने उलझते हुए कहा। मैंने सोचा था कि तुम बहुत समझदार हो, अनस ने कहा तो इकरा अपने दिमाग पर जोर देकर सोचा। ओह अच्छा, अब मेरी समझ में सब आ गया, इसीलिए आज गुलनाज इतना सच धज कर कॉलेज जाने के लिए आई थी,
इकरा ने सोचते हुए कहा। तुम्हें मेरे इस फैसले से कोई दिक्कत तो नहीं है? अनस ने इकरा से पूछा। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी है आप दोनों के लिए, इकरा ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छी बात है, बस अभी अम्मी से इस बारे में कुछ मत कहना, अनस ने कहा। आप बेफिक्र रहिए भाई, इकरा ने कहा। अगले ही दिन गुलनाज अनस के साथ वहां जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अनस ने एक नज़र गुलनाज पर डाली। हल्के से मेकअप में वो अच्छी लग रही थी। अच्छी लग रही हो, अनस ने कहा तो गुलनाज के गालों पर सुर्खी दौड़ गई। चलो आ जाओ अब चलते हैं, अनस ने बाइक पर बैठते हुए कहा। गुलनाज मुस्कुराते हुए अनस के पीछे बैठ गई और अनस ने अपनी बाइक आगे बढ़ा ली। अनस गुलनाज को लेकर मुस्तफ़ा के घर पहुंचा। शबीना ने दरवाजा खोला। आ गए तुम? मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वैसे हमारी होने वाली भाभी कहाँ पर हैं? शबीना ने पूछा। भाभी ये रही आपकी होने वाली भाभी गुलनाज, अनस ने एक तरफ हटते हुए कहा। सलाम भाभी, गुलनाज ने सामने आकर धीरे से कहा। सलाम, तुम तो वाकई बहुत प्यारी हो, शबीना ने गुलनाज का चेहरा देखते हुए कहा। गुलनाज ने शर्माकर अपनी गर्दन झुका ली। चलो अंदर आ जाओ, शबीना ने दरवाजे से हटते हुए कहा। अनस गुलनाज के साथ अंदर आ गया। मुस्तफ़ा कहाँ पर है? अनस ने सब तरफ देखते हुए पूछा। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिए। धन्यवाद।